वो साल था 1935। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के एक्वेरियम में गेस्ट एक टाइगर शार्क को देख रहे थे जो टैंक के अंदर घूम रही थी। अचानक से वो शार्क बहुत स्ट्रेंज बिहेव करने लगी, वायलेंटली हिल रही थी, इधर उधर भागने लगी और फिर शांत होके टैंक के नीचे चली गई। इसके बाद शार्क ने जो किया वो इतना हॉरिफाइंग था। वहाँ जो भी गेस्ट मौजूद थे उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आने के बाद शार्क को नहीं बल्कि शार्क के टैंक के ऊपर जो चीज तैर रही थी वो देख के शॉक्ड हो गई। क्या था वो? मर्डर किसका हुआ था और क्यों आज भी वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई? चलो जान लेते हैं पूरी कहानी। 1935 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शार्क अटैक प्रॉब्लम चल रही थी। उसके पिछले साल ही 8 अटैक्स हुए थे, उनमें से 6 अटैक्स जानलेवा था। जब भी ऐसा होता था लोकल न्यूज़पेपर में ग्राफिक डिटेल्स के साथ वो स्टोरी आती थी। शार्क को वो मॉन्स्टर बुलाते थे और पब्लिक के मन में भी बहुत ज्यादा डर था। इसके साथ साथ ही लोगों के अंदर जैसे शार्क को लेके एक फैसिनेशन भी थी कि शार्क कितना पावरफुल और भयानक क्रिएचर है। लोग शार्क्स को करीब से देखना भी चाहते थे। बार्ट और उसके भाई चार्ली कुगी बीच एक्वेरियम के ओनर थे। गर्मी के सीजन में उस एक्वेरियम में लोग स्विमिंग करते थे और विंटर सीजन में जब ठंड के कारण स्विमिंग बंद रहती थी तब समुद्र की पानी को उस एक्वेरियम में फिल किया जाता था और अलग अलग समुद्रिक प्राणी को रखा जाता था एग्जिबिट के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ तब होने लगा जब उन लोगों ने एक्वेरियम में शार्क रखा। कुछ सालों से बार्ट ने 20 से भी ज्यादा शार्क लाके प्रदर्शन के लिए रखा था, लेकिन कोई भी शार्क ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। कुछ हफ्ते के अंदर ही उनकी मौत हो जाती थी। एक्वेरियम के मालिक नया शार्क की तलाश में ही थे। अप्रैल 1935 को कुगी बीच पे एक बड़ा पैरेड होने वाला था एंजाक डे के दिन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एंजाक डे शहीद हुए सोल्जर्स के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। हजार लोग आने वाले थे तो उस एक्वेरियम के मालिक ने सोचा अगर वो लोग कोई शार्क पकड़ पाएंगे तो लोग उसे देखने आएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगी। 18 अप्रैल बार्ट फिशिंग बोट लेके निकलता है। उससे पिछले ही दिन उसने ट्रैप लगा के रखा था शार्क को पकड़ने के लिए। बार्ट को डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ा। 14.5 फीट लंबा शार्क ट्रैप में फंस गया था। शार्क एकदम टायर्ड दिख रही थी, ज्यादा फाइट नहीं कर पाई। शायद पूरी रात उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश किया होगा और अब उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी रेजिस्ट करने के लिए। बार्ट ने उस शार्क को ले जाके एक्वेरियम में डाला। बार्ट कॉन्फिडेंट था कि ये शार्क के कारण विजिटर्स की भीड़ लग जाएगी। सही सोचा था उसने, लेकिन कारण कुछ और ही था। बार्ट ने सारे मेजर लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दिया, कैद हुआ है सबसे बड़ा टाइगर शार्क। मोस्टली टाइगर शार्क्स 10 to 14 फीट लंबा होते हैं। ये शार्क 14.5 फीट लंबा था। इस बड़ा शार्क को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ हुआ। मोस्ट ऑफ द फर्स्ट वीक अप टू एंजाक डे तक शार्क ने कोई हरकत नहीं की। हार्डली उसने कुछ खाया होगा। उसके बिहेवियर भी बाकी शार्क की तरह खतरनाक नहीं लगी। उसके बाद ही कुछ अजीब हुआ। एंजाक डे के दिन अप्रैल 25 अर्ली मॉर्निंग बार्ट ने एक्वेरियम प्रदर्शनी के लिए खोल दिया था। शार्क धीरे धीरे स्विम कर रही थी और उस दिन वो थोड़ा सा खाना भी खाया। 4:30 PM जब भीड़ उतनी ज्यादा नहीं थी तब शार्क बहुत अजीब बिहेव करने लगी। एग्रेसिवली इधर उधर मूव कर रही थी। एक्वेरियम दीवार पे धक्का देने लगी। फिर अचानक से वो शांत हो गई, पानी के एकदम नीचे चली गई। सबको लगा शायद शार्क की मौत हो गई। फिर उन लोगों ने देखा कि शार्क के पास से कोई चीज पानी के ऊपर की तरफ आ रही है। जब वो चीज ऊपर आया तब लगा वो शार्क के वॉमिट था। वॉमिटिंग काफी नॉर्मल बिहेवियर से शार्क के जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं, बेसिकली जब उन्हें अपनी जगह से ले जाके कहीं छोटे पूल में डाल दिया जाता है। टाइगर शार्क में ये ज्यादातर देखा जाता है क्योंकि टाइगर शार्क मोस्टली सब कुछ खाते हैं, इवन जो वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते, जैसे कि मेटल या शेल। लेकिन ऑडियंस को ये पता नहीं थी। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि वॉमिट जैसा कुछ वो असल में क्या है। वॉमिट में जो चीज थी अब वो क्लियर होने लगी। कुछ फिश बोन्स जो कोई भी एक्सपेक्ट कर सकते शार्क के स्टमक में, लेकिन उसके साथ कुछ और भी थी जो एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं थी। मरा हुआ चूहा और पार्शियली डाइजेस्टेड बर्ड और भी कुछ था। एक इंसान की हाथ जिसके रिस्ट के पास एक टैटू बना हुआ था और एक रस्सी बंधी हुई थी। ऑडियंस बहुत ज्यादा घबरा गए। पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस आते आते वो शार्क रिकवर कर चुकी थी और धीरे धीरे तैर रही थी। पुलिस को कटा हुआ हाथ पूल से निकालना था इससे पहले कि शार्क उसे फिर से निगल जाए। हाथ को पूल से निकाल के एविडेंस बैग में डाला गया। शार्क के पेट में ये हाथ आया कहां से? ये पॉसिबल था ही नहीं। किसी ने पूल में कटा हुआ हाथ को फेंका था और शार्क उसे खा गया। कोई आदमी पूल में गिरा भी नहीं।
बार्ट श्योर थे कि वो हाथ शार्क के पेट में पहले से ही था जब उसे एक्वेरियम में लाया गया। वो कटा हुआ हाथ शायद शार्क अटैक में मारा गया किसी आदमी का है। पुलिस श्योर तो नहीं थे कि ये थ्योरी सही भी है या नहीं। उस कटा हुआ हाथ पे एक रस्सी बंधी हुई थी, मतलब ये केस एक सिंपल शार्क अटैक नहीं है, ये कोई मर्डर या फिर सुसाइड हो सकती है। पुलिस का पहला स्टेप था ये ढूंढना कि वो हाथ है किसकी और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए। 1935 में ये ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। डीएनए मैचिंग टेक्नोलॉजी डिस्कवर नहीं हुई थी। सो उस कटा हुआ हाथ का ऐसा कोई फीचर अगर वो निकल पाए जिससे आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, कुछ क्लूज मिले उन्हें। फर्स्ट थिंग, शॉकिंगली वो हाथ काफी अच्छे कंडीशन में थे। शार्क के स्टमक में इतने दिन तक रहने के बाद भी डाइजेशन का कोई साइन नहीं था। फिंगर स्किन को काटा गया ताकि फिंगरप्रिंट एनालिसिस किया जा सके। सेकंड थिंग, हाथ पे बना हुआ टैटू में दो बॉक्सर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनके ग्लव्स का कलर ब्लू और बॉक्सिंग शॉर्ट्स रेड। पुलिस को लगा ये टैटू इतना यूनिक है कि फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स इजीली पहचान लेंगे जब न्यूज़पेपर में डिटेल में छापा जाएगा। मॉर्ग के मेडिकल एग्जामिनर का पहला सवाल हाथ को कैसे काटा गया था। पुलिस को अब तक लगा कि शार्क ने ही वो हाथ काट लिया था, लेकिन मेडिकल ऑफिसर को ऐसा नहीं लगा। कोई बाइट मार्क नहीं था। ऐसा लग रहा था उस हाथ को बॉडी से काटा गया है, मोस्ट लाइकली चाकू से। इसका मतलब इस आदमी का मौत शार्क अटैक से नहीं हुआ था, ये एक मर्डर है और इस आदमी का मौत के बाद शार्क को शायद बॉडी पार्ट्स खिलाया गया या फिर पानी में डंप करने के बाद शार्क ने खुद खाया। कहानी में नया ट्विस्ट, न्यूज़पेपर में उस टैटू की फोटो दिया गया, साथ में सारे डिटेल्स। अप्रैल 28 कटा हुआ हाथ मिलने के 3 दिन बाद पुलिस को एक कॉल आया। उस आदमी ने कहा उसने न्यूज़पेपर में फोटो देखा और उसे पता है कि ये कटा हुआ हाथ किसका है, उसी की बड़े भाई जिमी स्मिथ का। पुलिस के लिए वो नाम जाना पहचाना नहीं था। डिटेक्टिव फ्रैंक मैथ्यू जो इस शार्क आर्म केस को लीड कर रहे थे, उन्हें पता था कि जिमी कोई रैंडम विक्टिम नहीं हो सकते। 1 साल पहले ही जिमी एक सीक्रेट पुलिस खबरी बना। एक इंश्योरेंस फ्रॉड स्कीम केस से ये शुरू हुआ। अमीर बिजनेसमैन रेजिनाल्ड होम्स ने अपना बोट को डबल इंश्योरेंस करवाया। जिमी उसी के अंडर काम करता था। उसका काम था एक डिसाइडेड डेट एंड टाइम पर उस बोट को डुबो देना ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। होम्स के साथ जो भी उस इंश्योरेंस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे उन्हें भी कुछ हिस्सा दिया जाता। अनफॉर्चुनेटली जिमी जब बोट को डुबो रहा था तब एक वाटर पुलिसमैन की नजर उस पे पड़ी। वो पुलिसमैन को लगा जिमी डूब रहा है तो उसने हेल्प ऑफर किया। जिमी डर गया और पुलिस ऑफिसर की बात ना सुनकर बोट को डुबो दिया। अब जब होम्स ने इंश्योरेंस क्लेम किया तब उस वाटर पुलिस ने जिमी के बारे में बता दिया और वो इंश्योरेंस क्लेम को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया। डिटेक्टिव मैथ्यू ने उस केस को हैंडल किया था और जिमी वही आदमी था जिसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। जिमी इंटरोगेशन के दौरान सब कुछ उगल दिया। इम्यूनिटी के बदले जिमी ने डिटेक्टिव मैथ्यू को प्रॉमिस किया था कि वो सिडनीज अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स के इंफॉर्मेशन देगा। ये बहुत ही रिस्की काम था। जब डिटेक्टिव मैथ्यू को पता चला कि वो कटा हुआ हाथ जिमी स्मिथ का है तब उन्हें लगा शायद किसी अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल को पता चल गया था कि जिमी पुलिस के खबरी है। उसके मुंह बंद करने के लिए उसे मार दिया गया। डिटेक्टिव ने जिमी के भाई को ये सब नहीं बताया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिमी के भाई और जिमी के वाइफ पुलिस स्टेशन गए। उसके वाइफ ने पुलिस को बताया कि 10 दिन पहले जिमी को उसने आखिरी बार जिंदा देखा था। किसी अमीर आदमी को फिशिंग ट्रिप में ले जा रहा है वो, ऐसा उसने घर पे कहा था। उसे नहीं पता था कि कितने दिन का ट्रिप होगा, लेकिन वो कोस्ट के ही एक होटल में रुकेगा। डिटेक्टिव मैथ्यू को पता चल चुका था कि ये एक चैलेंजिंग इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिमी का मर्डर हुआ ही नहीं, बस एक शार्क अटैक का शिकार है वो, या फिर वो जिंदा है? अगर जिमी मर चुका है तो शार्क के पेट में जिमी के बॉडी का कुछ और पार्ट्स भी मिलना चाहिए। उधर उस टाइगर शार्क की भी मौत हो चुकी थी। उस शार्क के पेट में कोई और बॉडी पार्ट्स नहीं मिला। मैथ्यू कन्विंस थे कि ये कोई एनिमल अटैक नहीं है, जिमी का मर्डर हुआ था। नेक्स्ट मैथ्यू ने वो होटल पे गए जहाँ जिमी रुकने वाला था। होटल की एक बार अटेंडर ने जिमी का फोटो देखते ही उसे पहचान लिया। जिमी अक्सर उस बार में जाता था। 8 अप्रैल उसे लास्ट देखा गया। वो अपने फ्रेंड मिस्टर विलियम्स के साथ होटल के बार एरिया में उस दिन पी रहा था। मिस्टर विलियम्स को डिस्क्राइब करते समय बार अटेंडर ने बताया कि वो आदमी का हाइट बहुत ही शॉर्ट था। डिटेक्टिव मैथ्यू समझ चुके थे कि मिस्टर विलियम असल में कौन है। उसका नाम मिस्टर विलियम्स नहीं है, उसका असली नाम पैट्रिक ब्रेडी। मैथ्यू को पता था कि वो जिमी का बहुत क्लोज फ्रेंड है।
ब्रैडी के बारे में पुलिस को इतना तो पता था कि वो फ्रॉड करता है, बहुत बार जेल भी जा चुका है। इवन पुलिस के पास उसके अगेंस्ट एक एक्टिव अरेस्ट वारंट भी था। इसी वजह से वो सब जगह गलत नाम बता रहा है ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंक सके। लेकिन ब्रैडी एक वायलेंट क्रिमिनल नहीं था। लास्ट टाइम ब्रैडी को जिमी के साथ देखा गया था, फिर भी उस पे शक नहीं गया क्योंकि वो जिमी का क्लोज फ्रेंड है और कोई वायलेंट क्रिमिनल भी नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को लगने लगा कि शायद ब्रैडी ने ही जिमी का मर्डर किया होगा। पुलिस को एक कॉटेज के बारे में पता चला जो ब्रैडी ने रेंट पे ले रखा था। 8 अप्रैल होटल से निकलने के बाद वो दोनों उस कॉटेज में गए थे और नेक्स्ट डे सिर्फ ब्रैडी वहाँ से वापस आया। उसके बाद से किसी ने जिमी को नहीं देखा। पुलिस को इनिशियली कोई मोटिव नहीं मिल रही थी कि क्यों ब्रैडी ने उसे मारा होगा, लेकिन जब मैथ्यू को पता चला कि 9 अप्रैल ब्रैडी कहाँ गया था तब सब कुछ क्लियर हो गया। वही वेल नोन बिजनेसमैन जिसका नाम था रेजिनाल्ड होम्स, जिसने इंश्योरेंस फ्रॉड करवाया था। 1850 के टाइम्स होम्स के फादर सिडनी के एक वेल नोन बोट बिल्डर थे। काफी लग्जरी लाइफ लीड करते थे वो फैमिली। उनके बाद वो बिजनेस का देखभाल करता था उनका बड़ा बेटा रेजिनाल्ड होम्स। बिजनेस में घाटा होने लगा। उसी लग्जरी लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए होम्स ने स्मगलिंग करना शुरू किया। ड्रग स्मगलिंग के लिए वो अपना बोट्स का इस्तेमाल करता था। ये वही जिसका इंश्योरेंस फ्रॉड की सच्चाई जिमी ने पुलिस को बता दिया था। होम्स के पास मोटिव था जिमी को मारने का, लेकिन पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था उसके अगेंस्ट मर्डर चार्ज लगाने के लिए। पुलिस ने ब्रैडी को उठा लिया और उससे पूछताछ हुई। ब्रैडी ने पहले कुछ कबूल नहीं किया, लेकिन उसे रियलाइज हो चुका था कि उसके अगेंस्ट मर्डर चार्जेस लग जाए तो उसे डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। अगर जिमी के मर्डर चार्जेस उस पे लगता है तो उसे होम्स का नाम भी लेना था। ब्रैडी ने 1 साल पहले ही होम्स से पहली बार मिला था। इंश्योरेंस स्कैम के फेल होने के बाद जिमी को कुछ भी पैसा नहीं मिला। उसके पास कोई पैसा नहीं था और वो ब्रैडी के साथ मिलके एक नया फ्रॉड स्कीम का आइडिया दिया होम्स को। होम्स के क्लाइंट्स की सिग्नेचर कॉपी करके वो लोग उनके बैंक से पैसा निकालेंगे और वो अमाउंट इतना छोटा छोटा होना चाहिए कि क्लाइंट को पता भी ना चले। होम्स चेक सप्लाई करेगा, ब्रैडी फर्जी सिग्नेचर और जिमी उस चेक को इनकैश करवाएगा। फिर तीनों में प्रॉफिट बांटी जाएगी। मैथ्यू को ये क्लियर नहीं था कि होम्स क्यों राजी हो गया इतना हाई रिस्क फ्रॉड में इन्वॉल्व होने के लिए, जहाँ बहुत ही कम पैसा मिलने वाला था। फिर मैथ्यू को लगा शायद जिमी गुस्सा था क्योंकि उसे इंश्योरेंस फ्रॉड के काम के लिए कोई पैसा नहीं मिला, तो जिमी ने शायद होम्स को ब्लैकमेल किया होगा कि अगर वो ब्रैडी और जिमी के साथ चेक फ्रॉड में शामिल नहीं होगा तो जिमी पुलिस को इंश्योरेंस फ्रॉड की सच्चाई बता देगा। होम्स राजी हो जाता है। लंबे समय के लिए उन लोगों का स्कैम चला। तीनों को अच्छा खासा पैसा भी मिला। जिमी और ब्रैडी और ज्यादा लालची हो गए और उन लोगों ने अगला 620 पाउंड का चेक फॉर्ज करने का प्लान किया, जिसका कीमत है आज के टाइम में 11,000 पाउंड। होम्स भी राजी हो गया। जिमी के गायब होने से 1 हफ्ते पहले ब्रैडी ने बार बार होम्स के घर गया था वो सिग्नेचर प्रैक्टिस करने। इवन 9 अप्रैल को भी वो इसी वजह से गया था। जिमी के मौत के बारे में पूछने पे ब्रैडी ने बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने बताया कि उस दिन जब वो अपना कॉटेज से निकला था तब जिमी जिंदा था। नेक्स्ट मॉर्निंग होम्स को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। पुलिस ने ब्रैडी का स्टेटमेंट होम्स के सामने रखा। होम्स ने सब कुछ डिनाई कर दिया। इवन उसने ये तक कह दिया कि वो ब्रैडी को पहचानता ही नहीं। पुलिस को पता था वो झूठ बोल रहा है। पुलिस ने नेक्स्ट मूव लिया ब्रैडी के अगेंस्ट। 19 में ब्रैडी को ऑफिशियली जिमी स्मिथ के मर्डर के लिए चार्ज किया गया। होम्स समझ चुका था कि अब उसे भी कोर्ट खींचा जाएगा और वो जिस फैमिली से बिलोंग करता था ये सब पता चले तो उनकी फैमिली का बदनामी हो जाएगी। होम्स ने सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन वो जिंदा बच गया। 5 दिन बाद उसने पुलिस से बात करने के लिए रेडी हो गया। होम्स के मुताबिक ब्रैडी उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो पुलिस को इंश्योरेंस स्कैम की सच्चाई बता देगा। 9 अप्रैल मॉर्निंग ब्रैडी उसके घर आया था शावल लेने। वो एक बड़ा ब्राउन बैग कैरी कर रहा था। ब्रैडी ने होम्स को बताया कि पिछले रात वो अपने कॉटेज में जिमी के साथ था। उन दोनों में फाइट हुआ और जिमी की मौत हो गई। एक ट्रंक में उसकी बॉडी डाल के पानी में डिस्पोज कर दिया, लेकिन उसके सारे बॉडी पार्ट्स फिट नहीं हो रहे थे ट्रंक में। ब्रैडी ने उस ब्राउन लेदर बैग से जिमी का वो हाथ निकाला जिसके रिस्ट में रस्सी बंधी हुई थी। होम्स इतना ज्यादा डर गया कि वो राजी हो गया ब्रैडी जो बोल रहा है वो ही करने के लिए। उसे लगा कि ब्रैडी उसे भी मार देगा। इसके बाद से ब्रैडी ने जब भी पैसा मांगा होम्स ने दे दिया। होम्स को देख के लगा
वो जेन्युइनली डरा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। पुलिस के लिए ये बिलीव करना मुश्किल था कि शॉर्ट हाइट वाला ब्रैडी ने जिमी का कत्ल किया होगा, क्योंकि जिमी लंबा, हट्टा कट्टा और एक बॉडी बिल्डर था। पुलिस के पास जिमी के फुल बॉडी नहीं थी और मीडिया के प्रेशर में आके पुलिस ने होम्स की स्टोरी को बिलीव कर लिया और केस को क्लोज करने की कोशिश की। पुलिस ने होम्स से जब पूछा कि क्या उसे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, होम्स ने मना कर दिया। ब्रैडी के अगेंस्ट चार्ज लगाने के लिए पुलिस को ब्रैडी के अगेंस्ट एविडेंस चाहिए था, लेकिन पुलिस के पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं था कि जिमी की मौत कैसे हुई थी। पुलिस ने पानी में जिमी की बॉडी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं मिली। इसका मतलब सिर्फ होम्स की टेस्टिमोनी के ऊपर ये केस खड़ा था। इंश्योरेंस स्कैम के बाद से होम्स का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और उसके मेंटल ट्रीटमेंट चल रही थी। उसने बहुत ज्यादा दारू पीना भी शुरू कर दिया। 12 जून पुलिस को होम्स की कार मिली। ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था वो, और किसी ने गोली मार दिया था। ब्रैडी के अगेंस्ट टेस्टिफाई देने से पहले ही होम्स की मौत हो गई। ब्रैडी के अगेंस्ट कोई मर्डर चार्ज नहीं बना, क्योंकि ब्रैडी के लॉयर ने बताया कि पुलिस ये प्रूव ही नहीं कर पाए कि जिमी डेड है। जिमी का सिर्फ हाथ मिला है और कोई भी इंसान बिना हाथ के भी जिंदा रह सकते हैं। ब्रैडी के अगेंस्ट सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। जिमी की बॉडी कभी नहीं मिली। कोई भी कॉन्विक्टेड नहीं था जिमी या होम्स की मर्डर में। ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड ही है।